वेलकम स्टूडेंट्स, मैं लाल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स केमिस्ट्री क्लास में। अभी हम लोगों का क्लास 12 का एक लेक्चर चल रहा है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे टर्म्स, बेसिक टर्म्स पढ़े थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होते हैं उसको इन शॉर्ट हम लोग वहां लिख लिए हैं। आज वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। जितने भी बेसिक टर्म्स हम लोग पहले पढ़े हैं उसमें हम लोग डेंसिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व, वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो अगर ये सब हम लोग टर्म्स देख लेते हैं पहले। अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं कि ये मास प्रतिशत ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि विलय का, और डी आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी ग्राम पर लीटर है, एम ए यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, काई ए यानी कि एक्स ए वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है। तो क्या क्या फॉर्मूला रिलेट हो सकता है, इसी से डिराइव किया हुआ है। बहुत सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज किए, यानी मास बटे वॉल्यूम, इसे बेसिक टर्म्स को यूज करते हुए ये सब फॉर्मूला हम लोग नीचे लिखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं और उसे याद रखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम लोगों को काम आएगा। चलिए, सबसे पहला है आपका W/V% इक्वल टू dx। ठीक है, तो जैसे कि आपका एग्जाम में लिखा हुआ है कि आपका W/V प्रतिशत आपका इसका 10% है, डेंसिटी आपका इतना है, तो आप बताइए कि x क्या है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ पूछेगा, डायरेक्ट हम लोग डेंसिटी में हम लोग क्या करेंगे, x को गुना कर देंगे, हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से मोलरता निकालने का इस तरह का फॉर्मूला है 10dx/mb। उसके बाद मोललता निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 1000x/mb, 100 - x, इस तरीके से। तो डिराइवेशन मैंने आपको यह नहीं बताया है टाइम को बचाने के लिए, आप डिराइवेशन आप उसी से निकाल सकते हैं जो भी आपको बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब मोललता को साथ में रिलेट कैसे कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला से आप देखिएगा पॉइंट नंबर 5 में 1/m यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू D बाय कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी माइनस MB यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये मोलैलिटी और मोलैरिटी को डेंसिटी के साथ आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं? मोलैलिटी या मोललता बराबर काई बी यानी कि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय काई ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू एम ए यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 6 फॉर्मूला है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये इसका डिराइवेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। यानी कि अगर हम लोग डाइल्यूट करते जाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का या विलायक का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, मोलरता वाला विलियन में सिर्फ पानी मिलाने पर क्या होगा, है ना। अगर किसी का कोई विलियन है, उसमें मोलरता वाला विलियन है, मतलब ग्राम पर लीटर में हम लोग लिए हुए हैं, तो पानी मिलाने पर क्या होगा? ठीक है, पानी मिलाना मतलब सिर्फ सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ज्ञात रहे सॉल्यूट विलय का मोल नहीं बदल रहा है क्योंकि सिर्फ पानी मिला रहे हैं। तो डाइल्यूशन में आप अलग से आप सॉल्यूट नहीं मिला रहे, उसमें सिर्फ पानी बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? तो एक रिलेशन आपका आता है M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। इसलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये आपका कंटेनर ए है, इसमें आपका पानी है और सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स n ही लिख देते हैं। ये आपका कंटेनर बी है। ठीक है, इसमें आप क्या किए हैं, आप इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, ये कंटेनर बी है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। ठीक है, इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, आपका कंटेनर ए को M1 मान लेते हैं। ठीक है, मोलरता 1 बराबर क्या हो जाएगा, N/V1 इन लीटर। ठीक है, एन इसलिए लिखे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है सॉल्यूट का। M2 क्या हो जाएगा आपका, M2 हो जाएगा आपका N/V2। V2 क्यों? क्योंकि वो आपका वॉल्यूम चेंज कर गया है ना। वॉल्यूम जैसे कि यहाँ पर आप 100 ml अगर आप पानी लिए थे, 100 ml पानी, और 100 ml ऐड कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया, 200 ml पानी हो गया, है ना, 100 प्लस 100। इस तरीके तो क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप क्या लिखा हुआ है कि वो ऐड किया है या ऐड करने के बाद इतना हो गया। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा एन जो है आपका दोनों में कॉमन है ना,
तो n क्या हो जाएगा, n आप सबको इक्वेट कर दिए तो n इक्वल टू क्या हो गया m1v1, और यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया m2v2। अब दोनों n क्योंकि बराबर है तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को फाइनली क्या आएगा, हम लोगों को आएगा m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, इसी तरीके से डिराइव करते हैं। अगर आप दो से अधिक मिश्रण अगर आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर सॉल्यूशन, दो या अधिक विलयन मिलाने पर क्या होगा, तो देखिएगा अगर आप m1v1 आप लाए हैं, फिर उसमें आप m2v2 कर दिए हैं, और अगर तीसरा और कुछ अगर आप मिला लेते हैं तो क्या होगा, तो m3v3 आपका बन जाता है, यानी कि एक नया टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, नया टाइप का मोलरता वाला सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब जितना भी है सब आप वैसे ही कर सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, तो कुछ नया बन जाएगा m4v4, इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से डाइल्यूशन को हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आपका सोल्यूबिलिटी या विलयता। ये कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये, देख लीजिए क्या है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। ठीक है, तो solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specified temperature। अगर स्पेसिफाइड अमाउंट लिया जाए, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट लिया जाए और तापमान भी स्पेसिफिक रखा जाए, मान कि रूम टेम्परेचर रखा जाए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सटेंस अपने आप घुल जाता है उसको हम लोग सोल्यूबिलिटी या विलयता कहते हैं। ठीक है, एक बार हिंदी में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किसी अवयव की विलयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वो निर्भर करता है सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, यानी कि विलय की प्रकृति पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी कि विलायक की प्रकृति पे, उसके बाद टेम्परेचर यानी ताप, और उसके बाद प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, चलिए अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठोसों की द्रवों में विलयता। ठीक है, ठोसों की द्रवों में विलयता, यानी कि आपका क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नमक है या ग्लूकोज है, पानी में आप घोल रहे हैं, है ना, यही बात है। तो इसका नियम क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि समान समान में घुलता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पोलर है अगर है, पोलर पोलर में आपका डिजोल्व हो जाएगा, जैसे NaCl पानी हुआ, दोनों पोलर है वो डिजोल्व कर जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए अगर, तो वो पानी में बहुत स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, यानी कि ना के बराबर आपका घुलता है। तो इसी का मतलब हुआ लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो एग्जांपल देखिएगा, NaCl एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर, लेकिन नमक और चीनी जो है पानी में घुलते हैं, लाइक है दोनों, है ना, दोनों पोलर है। नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन नॉन पोलर है, डिजोल्व इन बेंजीन, बेंजीन भी नॉन पोलर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पोलर का एग्जांपल हो गया पहला वाला, दूसरा वाला नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन, यानी कि विलीनीकरण, या इसको और शुद्ध में बोल सकते हैं कि और सरल तरीके से घुलना बोल सकते हैं। यानी कि घुलना शब्द क्या है, इसे क्या समझते हैं हम लोग। When a solid solute is added to solvent, जब कोई सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो some solute dissolves, कुछ जो सॉल्यूट है उसमें घुल जाता है, and its concentration increases in the solution, और सॉल्यूशन में उसकी जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। हिंदी में, जब एक ठोस विलय द्रव विलायक में डाला जाता है ना, यानी कि अगर कोई सॉलिड है, अगर आप उसको डाल दिए हैं लिक्विड में, जैसे नमक को पानी में डाल दिए हैं, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ कुछ जो है उसमें घुलने लगता है और विलियर में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है। तो यह प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब एक आपका क्रिस्टलाइजेशन क्या कहते हैं, या क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण, some solute particles in solution collide with solute particles and get separated out of the solution। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब विलयन में कुछ विलय के कण ठोस विलय के कणों के साथ संगठन कर विलयन से अलग हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट पार्टिकल है तो वो अगर जो नहीं घुला है, सॉल्यूट मतलब जो अभी तक नहीं घुला है, अगर उसके संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, वो गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो जैसे कि आपका ये जल है,
ठीक है, इसमें घुला हुआ है अभी तक सॉल्यूट, और कुछ कुछ नहीं भी घुला हुआ है। तो जो घुला हुआ है वो जो नहीं घुला हुआ में आके संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो उसी के साथ सटकर वो आपका सेपरेट हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि चीनी बनने का प्रोसेस हुआ, नमक बनने का प्रोसेस हुआ, है ना, तो ये प्रोसेस इसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि संतृप्त विलयन क्या होता है। Such a solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure is called saturated solution. Saturated solution का मतलब हुआ अगर आप घोल रहे हैं नमक को या चीनी को पानी में, तो वो क्या होगा, घोलते घोलते आप ऐसा समय आएगा बोलेगा बस अब नहीं घोलेंगे। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हिंदी में। विलयन जिसमें दिए गए ताप या दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है या असंतृप्त विलयन क्या होता है। वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, है ना। मतलब कि अगर उसी ताप पर अगर और घुल जाए, जबरदस्ती कर कर और घुल जाए अगर कोई सब्सटेंस, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि जो घुल जा रहा था अपने अपने आप से जितना घुल गया तो उसको सैचुरेटेड, अगर कुछ कर कर उसी ताप पर अगर ज़्यादा घुल जा रहा है तो हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप का प्रभाव को समझाने के लिए एक प्रिंसिपल आया है जिसको हम लोग ले चैटलियस प्रिंसिपल या हिंदी में ले शटेलिय नियम कहते हैं, ठीक है। तो 11 में ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जो अपने आप से जो इतना घुल जाता है, वैसे सॉल्यूशन में क्या होगा, द डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी कि घोलने का जो प्रोसेस है इज एंडोथर्मिक, यानी कि वो क्या होता है, ऊर्जा लेता है वो। द सोल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। अब क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, यानी कि घोलने का जो प्रक्रम है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि ऊर्जा अंदर जा रहा है, तब क्या होगा, तो आप ऊर्जा दीजिएगा तो घोलने का प्रोसेस भी क्या होगा, घोलनीकरण उसकी क्या होगी, या उसका डिसोल्यूशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। अगर वह सॉल्यूशन वगैरह उसका नेचर अगर एक्सोथर्मिक होगा तो आप हीट दीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया उष्मशोषी हो यानी कि एंडोथर्मिक हो तो ताप के बढ़ाने पर विलयता बढ़नी चाहिए, और यदि अगर उष्मक्षेपी हो या उष्मशोषी हो, सॉरी उष्मक्षेपी हो तो विलयता कम होनी चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा डिसोल्यूशन में, यानी कि घुलने में आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो दाब का प्रभाव जो है इसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं तो दाब का प्रभाव नहीं होता। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे सॉलिड को पानी में घोल रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे थे। अब जो टॉपिक आने वाला है गैस को हम लोग लिक्विड में यानी कि द्रव में घोलेंगे, ठीक है, वहां पर प्रेशर आपका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन या द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है ना। लिखा हुआ है इसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। तो समझने की कोशिश करिएगा। ये जैसे कि एक बीकर है, इसमें आपका जल है, ठीक है, ढक्कन लगा दिए हैं, यहाँ पर बंसन बर्नर है आपका, आग जल रहा है, पानी बॉईल हो रहा है। पानी जब बॉईल हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो देख रहे हैं यहाँ पर एक वेपर आपका बन रहा है, वाटर वेपर, ठीक है। अब वाटर वेपर जो है आपका चारों तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो यही वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। जो द्रव जो है आपका यानी कि सॉरी जो वेपर है वो लिक्विड में प्रेशर लगा रहा है तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। एक टर्म आएगा आपका पार्शियल प्रेशर आगे, तो वो भी देख लीजिए यहीं पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये कंटेनर है आपका, इसमें बहुत सारा गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस,
अमोनिया गैस, बहुत सारा गैस है। तो अपना अपना सबका रिस्पेक्टिव गैस का सबका अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो आगे काम आएगा, तो हम आपको पहले ही बता दिए।